चाइल्डहुड में आप सभी के पेरेंट्स ने ये बात तो ज़रूर कही होगी कि कभी किसी स्ट्रेंजर से कुछ लेना मत, कोई स्ट्रेंजर कभी कहीं बुलाए तो जाना मत, या ऐसा ही कुछ। पर आज के इस किस्से में एक 15 साल के बच्चे ने नादानी में ये दोनों ही काम कर दिए, और किसी ऐसे वैसे स्ट्रेंजर के साथ नहीं, लिटरली अमेरिका के तीसरे सबसे ज़्यादा किल्स करने वाले सीरियल किलर के साथ। जस्ट इमेजिन एक ऐसे कमरे में बंद होना जिसमें आपके साथ एक ऐसा सीरियल किलर बैठा हो जो खुद को क्लाउन्स की तरह ड्रेस करके छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता था और उनका मर्डर कर देता था। बट बिफोर वी गेट इनटू, अगर आपको भी क्राइम, मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड ट्रू स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल किस्से को सब्सक्राइब करें। ये किस्सा है 1970s का। टोनी अमेरिकन स्टेट टेनेसी में अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से टाउन अरोरा कैंटकी में रहता था। अपने माँ बाप का एक लौता बच्चा होने के कारण टोनी बड़े लाड़ प्यार से बड़ा हुआ था। टोनी के पापा एक रिटायर्ड सोल्जर थे जिन्होंने द ग्रेट कोरियन वॉर में अमेरिका के लिए लड़ाई की थी, पर अब रिटायरमेंट के बाद वहीं अरोरा कैंटकी में ही एक गैस स्टेशन और गैम्बलिंग शॉप चलाते थे। टोनी की मम्मी अरोरा कैंटकी में ही एक पार्क, द लेक स्टेट पार्क में डेस्क क्लर्क थी, और यहीं इसी लेक स्टेट पार्क में टोनी अपने दिन का आधे से ज़्यादा समय खेलते हुए या उसी लेक स्टेट पार्क की लेक में तैरते हुए बिताता था। लाइफ टोनी के लिए हमेशा से ही बहुत खुशियों से भरी और हैपनिंग थी, लेकिन इसी लेक स्टेट पार्क में जिससे टोनी इतना कनेक्टेड था, कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसे टोनी अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। बात तो 1970s की ही है, जब टोनी 15 साल का था। वो एक गर्म अगस्त की शाम थी। सूरज बस पूरा ढल ही गया था और लेक स्टेट पार्क की लेक के किनारे टोनी कुछ टूरिस्ट्स के बच्चों के साथ खेल रहा था। टोनी को सडनली सामने से एक ब्लैक एंड ब्राउन सूट में मिडिल एज्ड आदमी आता दिखा। उस आदमी की बिल्ड अबव एवरेज थी। वो था तो थोड़ा मोटा, बट स्टिल ब्रॉड शोल्डर्स का वेल बिल्ट आदमी था। वो आदमी सामने से आता है और टोनी के सामने रुक जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ के लोकल हो? जिसके जवाब में टोनी हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ। इसके बाद वो आदमी तुरंत टोनी से दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अच्छा, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस पार्क में करने को क्या क्या है? मैं कहाँ घूमने जा सकता हूँ? इसके जवाब में टोनी तुरंत पूछता है उससे कि क्या तुम कैंपिंग या हाइकिंग करना चाहोगे? जिसके जवाब में वो आदमी तुरंत कहता है, नो। फिर टोनी पूछता है, क्या तुम यहाँ इसी पार्क में फिशिंग या बोटिंग करना चाहोगे? जिसके जवाब में वो आदमी फिर से कहता है, नो। टोनी 1 मिनट रुकता है। ऑब्वियसली यही सब चीजें करने के लिए लोग अरोरा कैंटकी आते हैं, पर इन सभी चीजों के लिए ये आदमी लाइन से मना कर रहा था। तो टोनी हिचकिचाते हुए उससे पूछता है, तो तुम्हें क्या यहाँ बार, लड़कियां? जिसके जवाब में वो आदमी फिर तुरंत कहता है, नो। सो अब इस क्वेश्चन आंसर से फ्रस्ट्रेट होकर टोनी चुपचाप पीछे मुड़ता है और वापस जाने लगता है। पर टोनी को तुरंत वो आदमी टोकते हुए पूछता है, हे, क्या तुम मेरे साथ एक बियर पियोगे? जिसके जवाब में टोनी कुछ सोचते हुए कहता है, यस, श्योर। टोनी और वो आदमी दोनों ही लेक के किनारे से लेक स्ट्रीट पार्क के ही रेजिडेंशियल होटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही टोनी देखता है कि इस शिफ्ट में उसकी मम्मी के बदले कोई दूसरी ही डेस्क क्लर्क बैठी हुई है।
ये सारी चीज़ों को छोड़कर टोनी और वो आदमी ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों पे चढ़कर फर्स्ट फ्लोर के 6वें नंबर के कमरे पर जाके रुकते हैं। इस बीच चिट चैट में वो आदमी बताता है कि वो है तो शिकागो से, पर यहाँ किसी रिलेटिव से मिलने आया हुआ है। 6वें रूम के दरवाजे के सामने खड़े होकर उस आदमी ने दरवाजे की चाबी घुमाई। ये उसका ही कमरा था। दरवाजा खुलते ही टोनी देख सकता था एक एवरेज नॉर्मल होटल जैसा ही रूम। सामने लगे हुए फ्रीजर से वो आदमी टोनी को एक बियर बॉटल निकाल कर देता है और एक बियर बॉटल खुद भी अपने लिए ले लेता है। साइड की बड़ी सी खिड़की से टोनी अब भी नीचे अपनी साइकिल को देख सकता था, उसी साइकिल को जिस साइकिल से टोनी अपने घर से लेक स्टेट पार्क तक आया था। वो आदमी अब इस खिड़की के भी ब्लाइंड्स को बंद करना चालू कर देता है और जैसे जैसे वो आदमी ब्लाइंड्स को बंद करने के लिए अपना लिवर घुमा रहा था, टोनी को अपनी साइकिल आंखों से ओझल होती दिख रही थी। उस आदमी की ये ब्लाइंड्स बंद करने वाली हरकत टोनी को कुछ खास समझ नहीं आई। अभी तो वो यहाँ आए थे और उस आदमी ने खिड़कियां भी बंद कर दी। ही डिड नॉट गेट इट। पर टोनी को मेन नर्वसनेस तो तब हुई जब उस आदमी ने खिड़की बंद कर तुरंत घूमा और जाकर मेन दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। ये देखते ही टोनी वेयर्ड आउट हो जाता है। उसने तो सोचा था कि वो दोनों आएंगे, साथ बैठेंगे, साथ बियर पिएंगे, 1 to 1 मैन टू मैन कन्वर्सेशन करेंगे और फिर टोनी अपने घर चला जाएगा। टोनी के ख्यालों को टोकते हुए वो आदमी पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें प्लेबॉय मैगजीन्स पसंद है? ये कहते हुए उसने बेड के नीचे हाथ डाला, एक सूटकेस बाहर निकाला, उसे बेड पर रखा और उस सूटकेस को खोलते ही 50 से 60 प्लेबॉय मैगजीन्स पूरे बेड पर बिखर गईं। टोनी ने पहले प्लेबॉय मैगजीन्स तो देखी थी, पर ये मैगजीन्स उन सभी मैगजीन्स से बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि 60 की 60 मैगजीन्स में एक भी फीमेल मॉडल नहीं थी। सारे के सारे मेल मॉडल्स भरे हुए थे। टोनी इन मैगजीन्स पर ऊपर से नजर डाल ही रहा था कि वो आदमी बाथरूम जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। एंड विद इन सेकेंड्स वो आदमी बाहर आया। बाहर आते ही उसके नेक के अराउंड अब एक टॉवल लटका हुआ था। वो बाहर आया, उसने मेन दरवाजे पर जाकर उसकी भी सबसे ऊपर वाली डेड बोल्ट को लॉक कर दिया। अब इस मोमेंट के बाद टोनी को समझ आने लगा था कि वो एक बहुत बहुत खराब सिचुएशन में है। उसे डर के मारे अब सब कुछ लिटरल स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था। वो आदमी वापस बेड के पास आया, नीचे झुका और उस सूटकेस के बाजू में एक दूसरा सूटकेस रखा, उसे खोला और उस सूटकेस के खुलते ही उसके अंदर से बहुत सारे हैंडकफ्स और चेन्स बाहर आईं। ये देखते ही टोनी बस अब इस कमरे से कहीं भाग जाना चाहता था। उसे ये बात तो क्लियर समझ आ गई थी कि इस स्ट्रेंजर की उसके लिए इंटेंशंस कुछ खास ठीक नहीं थी। उस आदमी ने थोड़ी देर कमरे में चहल पहल की और फिर बाथरूम के अंदर जाकर घुस गया। टोनी को इसी मोमेंट पे लग रहा था कि उसके पास भागने का बेस्ट मौका है। टोनी ने तुरंत बेड से मेन गेट की तरफ दौड़ लगाई, मेन गेट के मेन डेड बोल्ट को नीचे किया और मिडिल डेड बोल्ट को खोलते हुए टोनी जब पीछे पलट कर देखता है तो वो आदमी बाथरूम गेट के सामने खड़ा था और डायरेक्टली टोनी को ही घूर रहा था। ये देखते ही टोनी ने तुरंत मिडिल डेड बोल्ट खोला और बाहर के लिए दौड़ लगा दी, पर उस आदमी ने भी तुरंत दौड़कर टोनी के पैर पकड़ लिए। पर क्योंकि टोनी ने कोई शूज नहीं पहने थे तो उसने दूसरे पैर से किक कर 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 फाइनली अपना पैर उस आदमी से छुड़ा ही लिया और एक सांस में पूरा फर्स्ट फ्लोर, स्टेयर्स और ग्राउंड फ्लोर पार करते हुए डेस्क क्लर्क के अक्रॉस पार्क में नीचे खड़ी अपनी साइकिल के लिए दौड़ लगा दी। साइकिल तेजी से चलाते हुए टोनी हर मोमेंट कंटिन्यूअसली उस आदमी के ही बारे में सोच रहा था। वैसे तो टोनी सिर्फ 15 साल का था, पर उसे पता था कि आज जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। टोनी तुरंत अपने घर पहुंचता है
और दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करता है। जब उसकी मम्मा ने दरवाज़ा खोला तो वो अपनी मम्मा को आज के दिन की सारी बातें बताता है कि कैसे उसे एक आदमी ने लेक स्टेट पार्क में बहला फुसलाकर अपने होटल रूम में बंद कर लिया था, कैसे वो उस आदमी से बच कर आया, कैसे उसने कंटिन्यूअसली इतनी लंबी साइकिलिंग इतने जल्दी की। और ये सब सुनकर उसकी मम्मा वॉज वेरी टेंस्ड। उन्होंने ये सारी बातें टोनी के पापा को बताई, पर क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो आदमी आखिर था कौन, कहाँ से आया था, और तो और बात तो ये थी कि एक्चुअली उसने टोनी को कोई हार्म नहीं किया था। भले ही बहुत सारा मेंटल ट्रॉमा दिया पर हार्म नहीं किया। इसलिए बात आई गई हो गई और मेंटल ट्रॉमा के ही साथ टोनी को फाइनली इस चीज़ से मूव ऑन करना ही पड़ा। सो फास्ट फॉरवर्ड 3 साल बाद अब 18 का हो चुका टोनी इस इंसिडेंट को भुलाकर मूव ऑन कर भी चुका था और वहीं हाई स्कूल के बाद अब लेक स्टेट पार्क के ही पास एक बोट रेंटल कंपनी मरियाना में जॉब करता था। एक दिन रोज की ही तरह रेंटल बोट्स को चेक करते वक्त टोनी एक आदमी से टकरा गया। दोनों ने एक एक कदम साइड लिया और कहा एक्सक्यूज मी, पर जब वो आदमी टोनी से क्रॉस हो रहा था तब टोनी ने उसकी शक्ल देखी और उसे तुरंत पहचान लिया। टोनी को नेक के पीछे गूज़बम्स आ गए। ये वही आदमी था। टोनी उस आदमी से नज़र मिलाकर पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? जिसके जवाब में वो आदमी कहता है, नहीं। टोनी उससे पास आता है, सीने से सीना मिलाकर। अब जो टोनी लगभग उसके बराबर का हो गया था, पहले की तरह छोटा वीक नहीं था, उससे कहता है, तुम डेफिनेटली मुझे जानते हो। मैं जानता हूँ। लेकिन क्योंकि यह सब टोनी के वर्क प्लेस में हो रहा था और इस पूरे कन्वर्सेशन पे और उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज पे टोनी के कोवर्कर्स और उसके बॉस की भी नज़र जा रही थी, तो टोनी ने फाइनली उस आदमी को साइड से जाने दे ही दिया और ज़्यादा कोई सीन क्रिएट नहीं किया। और बात फिर से एक बार आई गई हो गई। पर इस दिन से 5 साल बाद अब 22 साल का हो चुका टोनी अपने मम्मी पापा के लिए क्रिसमस प्रेजेंट्स खरीदने के लिए पास के शॉपिंग मॉल रिवर गेट गया हुआ था। वहाँ एक बड़ा चीज़ का पैकेट खरीद कर उसे पैक करवाने के लिए टोनी ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे काउंटर्स के पीछे अपनी टर्न का इंतज़ार करने के लिए खड़ा हो गया। वहाँ खड़े खड़े वो सामने काउंटर्स के पीछे डिस्प्लेड बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पर रैंडमली नज़र मार रहा था कि तभी किसी एक न्यूज़पेपर पर उसकी नज़रें ठहर गई और एग्जैक्टली 5 साल पहले वाले गूज़बम्स उसे अपनी नेक पर फील हुए। वो यहाँ से हेडलाइंस तो नहीं पढ़ पा रहा था, पर उस आर्टिकल में लगी फ़ोटो को वो बहुत अच्छे से पहचानता था। ये वही आदमी था। उस न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी अ क्लाउन हु किल्स, और उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जो 1978 तक, यानी कि जब उसे पकड़ा गया तब तक अमेरिका का सबसे ज़्यादा किल्स करने वाला सीरियल किलर था। उस आर्टिकल का डिटेल डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है। जॉन वेन गेसी, एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन बिल्डर, जिसे कि एक मर्डर के सिलसिले में पूछताछ की जा रही थी कि घर के बेसमेंट से टोटल 27 डेड बॉडीज दफनाई हुई मिली। जॉन वेन गेसी ने इन टोटल 32 यंग लड़कों, टीनेजर्स को मारने के लिए कन्फेस किया है और अब ये न्यूज़ पूरी तरह से न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स, टीवीज़ पे छाई हुई थी। इनफैक्ट सारे ही न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ जॉन वेन गेसी की ही बातें चल रही थी। जॉन वेन गेसी ये वही सीरियल किलर था जिससे 8 साल पहले टोनी बाल बचकर भागा था। मोस्ट ऑफ द सीरियल किलर्स की ही तरह जॉन वेन गेसी का भी चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक था, पर अब अपनी एडल्ट लाइफ में भी वो डबल जिंदगियां जी रहा था।
सोसाइटी के सामने तो वो एक काफ़ी वेल सेटल्ड वेल डूइंग बिजनेसमैन जो अपनी फैमिली बच्चों से प्यार करता था, सोसाइटी के फंक्शंस में हिस्सा लेता था और हर चैरिटेबल चीज़ों में डोनेट किया करता, रोज चर्च जाता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनफैक्ट नेबरहुड में हमेशा हर कुछ महीनों के बाद पार्टीज देता और खुद को बच्चों को एंटरटेन करने के लिए उन्हीं पार्टीज में क्लाउन का ड्रेसअप करता और उनके साथ खेलता। इनफैक्ट क्लाउन बनना जॉन वेन गेसी के लिए इतनी नॉर्मल और फ्रीक्वेंट बात थी कि आस पड़ोस के सभी बच्चों ने जॉन के क्लाउन का नाम ही पोगो द क्लाउन रख दिया था। बट लिटिल डिड दे नो कि ये जॉन वेन गेसी का क्लाउन, पोगो द क्लाउन, ही जॉन का वो तरीका था जिससे वो अपने विक्टिम्स को टारगेट करता, शॉर्टलिस्ट करता, फिर उन्हें बहलाता फुसलाता, मॉलेस्ट करता और मार देता था। और इसी तरीके से जॉन वेन गेसी ने टोटल 32 यंग लड़कों का मर्डर किया था, जिनमें से 27 को उसने अपनी बेसमेंट के नीचे दफनाया और बाकी बची 5 बॉडीज को उसने किसी तरीके से डिकम्पोज कर दिया। यह बात कि जॉन वेन गेसी, पोगो द क्लाउन, जिसके साथ नेबरहुड के सभी बच्चे इतना खेलते और हंसते हैं, वो एक इतना प्रोलिफिक सीरियल किलर है, जैसे ही नेबरहुड में पता चली, नेबरहुड के सभी पेरेंट्स के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। पर एज पर टोनी लकीली इन सब चीज़ों से बच गया और जॉन वेन गेसी के चंगुल से खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा। पर जॉन के बाकी विक्टिम्स इतने लकी नहीं थे। सो दैट्स गोना डू इट फॉर टुडे गाइस। यदि आपको भी जॉन वेन गेसी की कंप्लीट स्टोरी यानी कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट इट डाउन, वी विल ब्रिंग इट एज सून एज पॉसिबल। बट टिल देन, stay tuned, subscribe us for more crime, mystery and conspiracy.